मेंटोर की प्रायोजक है आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान। परीक्षाएं किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन उनका सामना तो करना ही पड़ता है और ये ज़रूरी भी है। तो क्यों ना परीक्षा के भूत को भगाने के लिए कोई तरकीब सोची जाए। आज हमारे खास कार्यक्रम टॉप मेंटोर में हमारे साथ हैं डॉक्टर CB मिश्रा जी और मैं हूं आपकी साथ सोनू शर्मा। परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कोरोना काल में बच्चे काफ़ी टेंशन में आ गए हैं और अब अगर उन्हें दोबारा स्कूल जाना पड़े, डिजिटल एजुकेशन से हटकर स्कूल में बैठकर परीक्षा देनी पड़े, तो उनके लिए टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आइए बात करते हैं CB मिश्रा जी से। सर, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि कोरोना काल में बच्चों को डिजिटल एजुकेशन के ज़रिए जो एजुकेशन मिल रही थी, लेकिन अब स्कूल खुलेंगे और परीक्षा उन्हें इस क्लासरूम में बैठकर देनी पड़ेगी, उन पर कितना प्रेशर बन रहा होगा? देखिए, अगर मैं मानूं डिजिटल एजुकेशन के अंदर हमारे सभी शिक्षक वर्गों ने बहुत ही मेहनत की है। वो ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड की जगह, आपके पहले ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, काले रंग के बोर्ड हुआ करते थे, उसके बाद हरे रंग के बोर्ड होने शुरू हुए, ग्रीन बोर्ड जिसे हमने कहा। उसके बाद वाइट बोर्ड का ज़माना आया और आज स्क्रीन बोर्ड बन गया। तो ये डिजिटल बोर्ड है, उसके माध्यम से टीचर ने अपने बातों को रखा है, अपनी बातों को बताया और इन बच्चों को उस बात को ग्रहण किया है। बच्चों को मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं समस्या आई है। कहीं ना कहीं बच्चे वहाँ पे आइसोलेट हुए हैं जहाँ पे उनको पर्सनल अटेंशन की आवश्यकता थी, जहाँ पे पर्सनल केयर की ज़रूरत थी। वहाँ पर बच्चे की समस्या ज़रूर हो सकती है। जब ये कोरोना काल के अंदर जब टीचर ये पढ़ा रहे थे, बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया जो डिजिटल एग्जामिनेशन दिए थे। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि इसको नकल मार के दिया है बच्चों ने या पूछ के दिया है, जैसा भी किया है, लेकिन उन बच्चों का रिजल्ट अगर हम देखें तो बहुत अच्छा था। जब इस कोरोना काल के बाद वो परीक्षा के केंद्र में बैठेंगे और वो अपने परीक्षा लिखेंगे, तो मुझे पूरा आशा है कि वो अपनी परीक्षाओं को बहुत ही सफल तरीके से और सक्सेसफुल भी होंगे उसके अंदर। तो मेरे माध्यम से तो मैं कहना चाहूँगा कि जो डिजिटल वर्ल्ड के शिक्षा के जगत में जिन्होंने जितना भी मेहनत की है, इसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, नेगेटिव रिस्पांस कहीं नहीं आएगा। सर, बात करूं ऑनलाइन कक्षा की, तो ये एक अस्थायी इंतज़ाम है, इससे आप कितना सहमत हैं? मैं बिल्कुल मानता हूँ, शिक्षक को किसी भी टीचर लर्निंग मेथड से निकाला नहीं जा सकता। शिक्षक की आवश्यकता पूरी है। ये हमारे को शिक्षा जगत में अपने शिक्षा को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि हर चीज़ को नहीं कर सकते। मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके पास एक शायद श्रवण शक्ति थी कि आप 100-200 नंबर याद कर सकते थे। जब मोबाइल फ़ोन आने शुरू हुए तो आपके पास उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आपने काफ़ी नंबरों को याद करना शुरू कर दिया। तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आपको मदद करती है आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, आपके समय को बचाने के लिए और आपके थॉट प्रोसेस को बनाने के लिए। तो यहाँ पर जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, यहाँ डिज़ाइन थिंकिंग की बात है कि आप इसको अपने लेवल पे किस तरीके से डिज़ाइन करना जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी विथ लर्निंग और टेक्नोलॉजी बाय लर्निंग दोनों में फ़र्क है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा और शिक्षक हट नहीं सकता, इस बात को मान के चलिए। शिक्षक हमेशा मार्गदर्शक रहेगा और शिक्षक की भूमिका अपनी जगह वैसे ही रहेगी जैसे पहले थी। सर, बात करूं मैं उन बच्चों की जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, उन तक शिक्षा कैसे पहुंचाई जा सकती है? आपने देखा होगा एक हमारे शिक्षक ने साइकिल पे जाके बच्चों को बाहर बैठा के ब्लैक बोर्ड लगा के भी पढ़ाई कराई है। कई जगह जहाँ पे डिजिटल के बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, कई जगह तो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ भी नहीं है। वहाँ पे हमने बच्चों को पुस्तक पहुँचाई है, शिक्षकों ने और उसके सरकार ने, राज्य सरकारों ने वहाँ पर बच्चों को स्टडी मटेरियल के रूप में उनको दिया है, कुछ वर्कशीट्स के रूप में दिया है। और सबसे पहली बात है बच्चे को एंगेज करना। मैं ये कहूँगा कि बच्चों को जब तक हम एंगेज नहीं करेंगे तो वो उसकी लर्निंग प्रोसेस बनेगी नहीं। तो शिक्षकों ने अपने इसमें लर्निंग प्रोसेस को बनाने के लिए उनको बच्चों को एंगेज किया और अब उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए अब स्कूल कई जगह खुल भी गए हैं। जब ये स्कूल खुल जाएंगे कोरोना काल के बाद, तो कम समय के अंदर जो उनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको सॉल्व कर पाएंगे और बच्चे अपने लेवल पे उस तरीके से एग्जामिनेशन दे पाएंगे। सर, बात करूँ शिक्षा और लर्निंग की, तो इन दोनों में क्या अंतर है? शिक्षा लर्निंग का ही एक भाग है। शिक्षा, जैसे मैंने कहा था, एजुकेशन प्रोसेस ऑफ लर्निंग है।
फोकस्ड लर्निंग है। और लर्निंग में से अगर एल हटाते हैं तो अर्निंग बनती है, मैंने पिछली बार भी ये वर्ड कहा था। शिक्षा और लर्निंग एक बहुत आपस में संपूर्ण है, लर्निंग एक पार्ट है। शिक्षा अगर ये बात मानी जाती है कि हम शिक्षा की आवश्यकता है क्यों, या क्या सिर्फ पैसा कमाना है, तो सॉरी, पैसा कमाना नहीं है। शिक्षा के माध्यम से हम कई चीज़ें और भी क्रिएट कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम थॉट प्रोसेस को बनाने की कोशिश करते हैं, बच्चे को गाइडलाइंस देने की कोशिश करते हैं, उसके डिज़ाइन थिंकिंग की बात करते हैं, उसके स्किल्स की बात करते हैं। स्किल्स की बात जैसे कि 21 सेंचुरी स्किल्स में लिटरेसी स्किल्स, लाइफ स्किल्स और आप कह सकते हैं अपने लर्निंग स्किल्स को क्रिएट करें। तो लर्निंग, लिटरेसी और लाइफ स्किल्स को बनाने के लिए हर टीचर अपने करिकुलम के कहीं ना कहीं माध्यम से लेके चल रहा होता है। हमारा विद्यालय नहीं, सभी विद्यालय इस स्किल्स को लेके चल रहे हैं और उसी के माध्यम से बच्चे इतने काबिलियत में हो जाते हैं कि वो अपने शिक्षा को कहाँ और किस तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ, वो सीख पाते हैं। सर, बात करूँ परीक्षा की, तो बच्चे ज़्यादातर परीक्षा में मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट से काफ़ी घबराते हैं, ऐसा क्यों? मैथ्स और साइंस से घबराहट तब पैदा होती है जब हम उसके सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट की सब्जेक्टिविटी के अंदर हम चले जाते हैं। शिक्षक वर्ग अगर उस सब्जेक्टिविटी को क्रिएट कर दे। मैथ्स के टीचर की हमेशा एक दिमाग में, बच्चों के दिमाग में रहता है कि टीचर आता है, सीधे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के बाद एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करता है। उसकी एंगेजमेंट, फन लर्निंग अगर हम कर दें तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप में खेल खेल के अंदर माध्यम से वो लर्निंग स्टार्ट हो सकती है। साइंस के अंदर हम थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर हम देखें, बच्चों को बहुत अच्छा बायो समझ आता है, लेकिन केमिस्ट्री में समस्या आती है, फिजिक्स में कई जगह समस्या आती है। उसका रीज़न यही है कि जब हम फन लर्निंग को हटा के उसको रोट लर्निंग पे ले आते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को हटा के हम रोट लर्निंग पे ले आते हैं, तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो मेरा मानना है कि मैथ्स और साइंस के लिए हमें प्रैक्टिकल स्किल्स के बेसिस पे, आप जिस चीज़ का प्रैक्टिकल कर लेंगे वो ऑब्वियसली उस चीज़ को कभी भूल नहीं पाएंगे और उस चीज़ को बार बार कर पाएंगे। यही एक समस्या आ रही है कि स्कूल खुलने के बाद हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल की बातें कर रहे हैं। ब्लेंडेड लर्निंग, फ्लिप लर्निंग उसी का एक पार्ट है। तो बच्चों के डिज़ाइन थिंकिंग करने के लिए, उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, उसके क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए हमें मैथमेटिकल का पार्ट पोर्शन करना ज़रूरी है। सीबीएसई ने इसीलिए 9वीं और 10वीं क्लास में स्टैंडर्ड और बेसिक मैथमेटिक्स का भी स्टार्टिंग किया है, जिसमें हम ए और बी मैथमेटिक्स जिसे हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड और बेसिक के अंदर। तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के अंदर उन्हीं के लिए है जो बच्चा आगे चल के इंजीनियरिंग करना चाहता है, और बेसिक मैथमेटिक्स उनके लिए है जो आगे चल के अपने इंजीनियरिंग में नहीं लेना चाहता। कुछ जैसे हैं कॉमर्स के विद्यार्थियों को साइन थीटा कॉस थीटा की आवश्यकता नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जरूरत नहीं है, तो वो उसको कमर्शियल मैथमेटिक्स की जरूरत है। तो उसके बेसिस में सीबीएसई ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, जिसके अंदर वो दो माध्यम से, और मुझे नहीं लगता कि बच्चों को उसको बोझ लेके चलना चाहिए। यदि वो बोझ लेके चलेगा तो ऑब्वियसली उसको भारी लगेगा। अगर वो उसमें खेल खेल में सीखेगा तो ऑब्वियसली वो उसमें जीत भी प्राप्त करेगा। सर, बात करूं बोर्ड परीक्षा की, तो उसमें किस प्रकार के सुधार होने की आवश्यकता है? देखिए, बोर्ड परीक्षाओं के अंदर अगर हम सब्जेक्ट से बाहर हटा के बच्चों को, आज की तारीख में क्या है, बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर हमारे यहाँ समस्या ये है कि हर टॉपिक के आगे ना नंबर लिखे हुए हैं कि इस टॉपिक के अंदर से इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हम उसके ऊपर फोर्स दे देते हैं, बच्चे को मार्क्स की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जिस समय हम ये मार्क्स के मापदंड हटा दें कि इतने मार्क्स का ये लेसन आएगा और सभी मार्क्स बराबर हो सकते हैं, किसी भी लेसन में से पूछा जाएगा, तो अब ऑब्वियसली वो मार्क्स स्कोर की बजाय लर्निंग स्कोर्स पे ज़्यादा स्ट्रेस करेगा। स्किल्स के ऊपर बात करेंगे हम। स्किल्स के अंदर पेपर के अंदर अगर हम उसको एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग या केस स्टडी के बेसिस पे, जैसे अभी सीबीएसई ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है केस स्टडी, इसी चीज़ को हटाने के लिए सीबीएसई अपने रूप में बहुत जगह बहुत समय समय पे अपने एग्जामिनेशन सिस्टम्स के अंदर चेंज करता है, बदलाव करता है। और बदलाव का कारण भी यही है कि वो एकदम बदलाव करेगा तो कहीं ना कहीं असर उसका ज़्यादा दिख जाएगा, और बदलाव वो बिल्कुल इसी विचारधारा पे लेके चलता है जिससे कि बच्चे का विकास हो सके, मानसिक विकास हो सके और वो लर्निंग कर सके। और मेरे हिसाब से सीबीएसई अपने स्टेप्स में बहुत अच्छे स्टेप्स ले रहा है, और सिर्फ अगर ये मार्क्स को ना देखें, अगर ये टीचर खास तौर से मार्क्स को ना देखें, और तब तो ये मेरे ख्याल से सीबीएसई कहीं पर भी, और आज की तारीख में मैं कहूँगा कि सीबीएसई शायद पूरे विश्व का सबसे बड़ा
बोर्ड का केंद्र है जहाँ पे विश्वास बना हुआ है, जहाँ पे विद्यार्थियों को विश्वास है, जहाँ पे पेरेंट्स को विश्वास है, जहाँ पे सरकारों को विश्वास है, जहाँ पे देश के और विदेशों के सभी लोगों को विश्वास है। और आज की तारीख में तभी ये सीबीएसई बोर्ड आज की तारीख में सबसे ज़्यादा विद्यालयों के साथ और सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ मेरे ख्याल से परीक्षा लेता है। सीबी मिश्रा जी से हमारी बात ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान, एग्जॉटिक कार, इंपीरियल वेडिंग। किचन से चली खुशबू स्वाद की। मेरी जान, तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए दोबारा चर्चा करते हैं। डॉक्टर सीबी मिश्रा हमारे साथ हैं। सर, हम अब ये जानना चाहेंगे कि माता पिता ग्रेडिंग और नॉन ग्रेडिंग किसको ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं? सबसे पहले मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि इसका पहले अर्थ समझ लें कि ग्रेडिंग और नॉन ग्रेडिंग सिस्टम है क्या। ग्रेडिंग सिस्टम दोनों जगह है। सीसी पैटर्न के अंदर हम जब ग्रेड करते थे तो हम ग्रेडिंग उसके मार्क्स के स्लॉट को लेके चलते थे। 91 से 100 के बीच में A1, उसके बाद A2, B1, B2। अब सीसी पैटर्न ना होने की वजह से हमने इसको ग्रेडिंग 9 पॉइंट CGPA जिसे हम कह सकते थे, आज की तारीख में पूरे विश्व के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा है। अभी भी हमारे यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेड अभी भी हम दे रहे हैं। और हमारा अब जो ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा है 10th और 12th क्लास में, वो 1.18 स्केल्स के ऊपर चल रहा है कि बेस्ट 1/8 वाले को A1 हम देंगे, नेक्स्ट वाले को 1/8 A2 देंगे, इस तरीके से। मैं प्रेफर करना चाहता हूँ ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर, क्योंकि आज पूरे विश्व के अंदर सभी यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेज ग्रेडिंग सिस्टम के पैटर्न्स को अप्लाई कर रही है। कहीं ना कहीं विद्यार्थी इसके अंदर 1 या 2 नंबर की वजह से, हो सकता है कि वो 1 या 2 नंबर की वजह से उसका ग्रेड A से A2 पे पहुंच जाता है। और वो कहाँ पे किस तरीके से कमियां हो सकती हैं इस पे के तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो बच्चा कहीं ना कहीं उस बच्चे पे, विद्यार्थी के ऊपर नुकसान हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ग्रेडिंग सिस्टम अगर हम अप्लाई करें तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा एज़ कम्पेयर टू हम दूसरे वाले ग्रेडिंग सिस्टम 1/8 वाले स्केल्स को लेके चलें। जो पेरेंट्स चाह भी रहे हैं, जो सीसी पैटर्न पे चाहते थे, वो ग्रेडिंग सिस्टम पे उसी को हम चाह रहे हैं और मैं भी उसी को प्रेफर करता हूँ। सर, बात करूं मैं उन बच्चों की जो काबिल तो होते हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से पार करते हैं, पढ़ते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब परीक्षा की बारी आती है तो वो कहीं ना कहीं वो जो याद करते हैं वो लिख नहीं पाते हैं। तो आप उन बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बच्चे होनहार होते हैं जी। इसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी भी कह सकते हैं। बच्चे जो याद करके लिख नहीं पाते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण होते हैं उसके पीछे। इसको ऑटोमेशन वर्ल्ड के अंदर भी हम देख रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च भी काफ़ी ज़्यादा चल भी रही है। और सीबीएसई ने इसीलिए इनको लर्निंग डिसेबिलिटी वालों को, बच्चों को, विद्यार्थियों को समय भी अधिक दिया है, स्क्राइब भी लिखने के लिए दिया है। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, याद पूरा होता है लेकिन लिखने वक्त वो सारा कुछ भूल जाते हैं, और वो उसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। और ऐसे विद्यार्थियों को समय भी अधिक मिलता है और ऐसे विद्यार्थियों को परमिशन भी मिलती है। अगर उसका मेडिकल है तो उन विद्यार्थियों को स्क्राइब मिलता है, जो बातों को जो बच्चा कह रहा है उन बातों को वो पेपर पेन पे लिख सके। साथ साथ मैं एक और इसमें कहूँगा कि पिछले वर्ष से एक और काम स्टार्ट हुआ है, जिसमें न्यूमरेसी के अंदर बच्चे को अगर नंबर से फियर है तो वो बच्चे को कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की भी परमिशन मिल गई है, जो पिछले वर्ष से सीबीएसई ने स्टार्ट किया था। तो जहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी है, पेरेंट्स से मैं ये कहूँगा कि वो इसको छुपाए ना, वो अपने पेरेंट्स या टीचर्स के साथ शेयर करें और उसकी मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर ये अपने काउंसलर्स के थ्रू या स्कूल के अंदर प्रधानाचार्य से मिलें और इस बातों को बताएं, जिसके माध्यम से उसको स्क्राइब मिल सके, जिसके माध्यम से वो अपनी बात को रख सके और काम कर सके। तो इसके लिए सीबीएसई हमेशा अग्रसर रहता है और एग्जामिनेशन के अंदर पेरेंट्स को इसमें सबसे पहले इनिशिएटिव लेना चाहिए। और ये कि इसको कोई बीमारी के रूप ना लेके चले। वो ये सोचता है कि शायद मेरा बच्चा दूसरे कैटेगरी में लेके चलता है कि मेरे बच्चे को शायद ये पागल डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, या दूसरे तरीके से इसको नेगेटिव ना लेते हुए ये मान के चलें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्मेशन पे हर एक व्यक्ति को डिस्लेक्सिया होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूलने की आदतें होती हैं। ये देखना होता है कि वो किस चीज़ों को भूल सकता है और कहाँ भूल रहा है, और उसकी एबिलिटी को हम कैसे निखार सकें, उसके ऊपर हम निर्भर करते हैं।
सर बात करूं बच्चों की परीक्षा की, तो उनको जो समस्या होती है उसमें टीचर उनकी कैसे मदद कर सकती हैं? बेसिकली टीचर ऐसे बच्चों को निखारने के लिए सबसे पहले वो ध्यान देती हैं कि कहाँ पर बच्चा भूल रहा है और किस तरह की बातों को भूल रहा है, किस बातों को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। और उसके लिए वो टीचर्स जब है पेरेंट्स को इसीलिए कहते हैं, क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह कई टेस्ट होते हैं, इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी टेस्ट होते हैं। इन टेस्ट के माध्यम से, उसकी रिपोर्ट्स के माध्यम से ये देखा जाता है कि बच्चा कहाँ पर और किस तरीके से अपनी एबिलिटी को शो नहीं कर पा रहा। उसकी एफिशिएंसी और एबिलिटी को देखने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चे के टीचर पढ़ा रहा है। टीचर के पढ़ाने के कई रूप हो सकते हैं। हो सकता है टीचर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखता है, कुछ टीचर लेक्चर के रूप में बोल रहा होता है, कुछ डिबेट के रूप में क्लास में एक्टिविटी कर रहा होता है, कुछ वीडियो के माध्यम से वो एक्टिविटी कर रहा होता है। तो ये सारे माध्यम अलग अलग हैं और हो सकता है कि इसमें से किसी एक चीज़ में वो हुनर प्राप्त कर पा रहा हो बच्चा, एक में नहीं कर पा रहा हो, और इन एक्टिविटीज़ के बेसिस के ऊपर ही वो इन चीज़ों को पूरा कर पाता है। और इन बेसिस के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि उसके अंदर जहाँ कमियाँ होती हैं उसको रिकॉर्ड करके, हम उसको पॉइंट को नोट करके उसको आगे लेके चल पाते हैं और उसको काम कर पाते हैं। तो इसके माध्यम से विद्यार्थी कहीं ना कहीं अपनी एबिलिटी को, जहाँ डिसेबिलिटी हमें लगता है कि वो वीडियो की पिक्चर देख के ज़्यादा कर पा रहा है तो हम उसको वीडियो वाला ज़्यादा लेसन प्रदान कर दें। डिबेट में कर पाता है तब करें, एक्टिविटी में कर पाता है तो वैसे करें। तो ये सब डिपेंड करता है कि हम किस माध्यम से उस बच्चे की लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाएं, और जिस माध्यम से वो लर्निंग कर सकता है, फन वे में कर सकता है, उस माध्यम से उसको करना चाहिए। इसके लिए मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, जब टीचर क्लास में एक्टिविटी कर रहा हो, हर एक बच्चे हर तरीके का नहीं हो सकता, उसमें हो सकता है कुछ अच्छे नंबर लेने वाले हों, कुछ मध्यम लेने वाले हों और कुछ कम लेने वाले हों। इन सारे बच्चों को अलग ग्रुप में बांट दिया जाए, और ग्रुप में बांटते वक्त ये ना देखा जाए कि सारे इंटेलिजेंट बच्चे एक ही ग्रुप में हों। और उस ग्रुपिंग के अंदर बांटने के बाद अगर हम एक्टिविटीज ऐसे दे दें कि वो जिस एक्टिविटी में, सपोज करो हमने कहा कि ये लेसन है और इस लेसन को आपने गाने के रूप में करना है, इसको नाटक के रूप में करना है, इसको दूसरे डिबेट के रूप में करना है, और इसमें से उसके बाद उसको प्रश्न इसमें से निकालने की कोशिश करें। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ पे अध्यापक प्रश्न खुद बनाते हैं। जब विद्यार्थी प्रश्न अपने आप बनाना शुरू कर देगा तो वो अपने आप लर्निंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें इन तीनों माध्यम से, जैसे वो एक्टिविटी करके आए और तीनों अलग अलग माध्यम से किया, सबने उसको शेयरिंग की, उससे वो कहीं ना कहीं बच्चा निखर के आएगा, अपने आप प्रश्न बनाएगा, अपने आप उसकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे बच्चे को अग्रसर करना है, बच्चे को इन्वॉल्व करना है उस एक्टिविटी के अंदर, तो उसकी लर्निंग एबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ेगी। सर बात करूं टीचर, स्टूडेंट और परीक्षा की, ये एक दूसरे के पूरक हैं, कैसे? टीचर, स्टूडेंट और परीक्षा, ये तीनों एक दूसरों के, हम लोग की नज़र में ऐसा है। टीचर हमेशा टीचर ही रहता है, स्टूडेंट हमेशा स्टूडेंट रहता है, टीचर भी हमेशा स्टूडेंट रहता है, और जो परीक्षा है वो दोनों की चल रही होती है। यहाँ टीचर की परीक्षा अपने रूप में चल रही होती है, उसके विद्यार्थी किस तरीके से नंबर प्राप्त कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, उसका परीक्षा में कितना नंबर आ रहा है वो एक अलग बात है, कितने समझ पा रहे हैं, उस बातों को कितना ले पा रहे हैं और ग्रहण करके आगे जीवन में इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उसकी ज़्यादा ताकत वहीं पे लगती है। और विद्यार्थियों को भी ऐसा लगता है कि क्योंकि उसको भी ये देखना होता है कि मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया है, उसकी बहुत सारी आशाएं हैं, मेरे माँ बाप की बहुत सारी आशाएं हैं, तो उसको भी वही परीक्षा को देखना होता है। और परीक्षा को देखना होता है दोनों को, कि टीचर ने मुझे कैसा देखा और विद्यार्थी ने मुझे कैसा अपनाया। तो ये तीनों चीज़ें आपस में, एक कह सकते हैं कि बड़ा ही अच्छा सवाल है आपका ये, कि तीनों आपस में पूरक तो नहीं कह सकता, लेकिन तीनों का ही परीक्षा यहाँ चल रही थी। परीक्षा की भी परीक्षा होती है, अध्यापक की भी परीक्षा होती है, विद्यार्थी की भी परीक्षा होती है। सर आखिर में हमारे टॉप मेंटोर में हमारी चर्चा आपके साथ किस टॉपिक पर होने वाली है? मैं चाहूँगा कि अगले वर्ष आपने अगले वाला एपिसोड जो आप बनाए हैं उसमें मैथमेटिक्स का क्वेश्चन किया है आपने, तो हम मैथ्स के ऊपर ही चर्चा करेंगे कि 10वीं या 12वीं के विद्यार्थी अपने मैथ्स की परीक्षा के लिए कैसे तैयारी करें। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की अगर कोई समस्या है तो विद्यार्थी आपके चैनल पे क्वेश्चंस पूछे और हम प्रयत्न करेंगे उनके प्रश्नों का उत्तर देने के। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ टॉप मेंटोर में डॉक्टर CB मिश्रा जी। हम फिर हाजिर होंगे उनके साथ इसी चर्चा में। आप देखते रहिए MMPV आवाज़।